गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम +1 क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का चैप्टर कर रहे थे, कल जो हमने वीडियो की थी उसमें हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में किया था। आज जो हम प्रॉपर्टी करेंगे दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वो एनर्जी जो हमें चाहिए होगी किसके लिए, आयन के लिए। ठीक है, तो आयन कब बनेगा? क्या आयन आपको एज इट इज बना बनाया मिलेगा? नहीं, आपके पास कोई एटम होगा, आप उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे एंड यू विल गेट द आयन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी, सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। सबको पता है कि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूमते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं न्यूक्लियस के आसपास, इन इलेक्ट्रॉन्स में से जब हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी होगी, दैट इज नोन एज द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द most loosely bound electron to form isolated gaseous ion। ठीक है, अब हमारे पास आइसोलेटेड का मतलब अकेले, ठीक है, जो अकेला रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड। जैसे हमारा H है, H में से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, दैट विल बी H पॉजिटिव। Na में से निकाला Na पॉजिटिव। ठीक है, तो दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। अब एनर्जी आपको पता है स्टूडेंट्स, हमारे पास या तो किसी भी काम के लिए एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय H। तो एनर्जी जब रिलीज होगी तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द एक्सोथर्मिक, और जब एनर्जी जरूरत है हमें भी, इसके लिए क्या एनर्जी जरूरत है, तो इट मीन्स दैट इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपका कैसा प्रोसेस हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि एनर्जी की जरूरत पड़ेगी टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमारे पास बच्चों जो आयोनाइजेशन एनर्जी की जो यूनिट्स होती हैं, ठीक है, यूनिट क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, कि एक एटम में से हमने कितने इलेक्ट्रॉन को निकाला, एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट पर एटम है आपका, दैट इज इक्वल टू 96 किलो जूल पर मोल। क्लियर? और आपका यू कैन से कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल पर मोल। उसकी वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, आयोनाइजेशन एनर्जी आपको पता चल गई कि एनर्जी जो हमें चाहिए लास्ट के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो कि लूजली बाउंड है, ठीक है, सो दैट इट विल फॉर्म द आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब यूनिट्स की बात की तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। और अगर इसको हमने किलो जूल में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 96 किलो जूल पर मोल। अब हमारे पास आता है दूसरा, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है स्टूडेंट्स कि आपने पहले किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, फिर आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर आपने थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला, तो बार बार एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो दैट इज नोन एज द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सपोज आपके पास कोई मेटल थी, मेटल में से आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, इट विल फॉर्म M पॉजिटिव, इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी दैट विल बी द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड केस में आपने इसी M पॉजिटिव में से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया एंड यू विल गेट M2 पॉजिटिव, दैट आयोनाइजेशन एनर्जी नोन एज सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। M2 पॉजिटिव में से फिर आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, इट विल फॉर्म M3 पॉजिटिव, दैट इज नोन एज द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी तो आपको पता चल गया ना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कह दिया। सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेम एटम यू हैव टू रिमूव, देन यू विल कॉल इट
सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। उसी में से ही एटम में से जब थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे दैट इज नोन एज द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड द प्रोसेस इज नोन एज द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर है दैट इज थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज मच देन सेकेंड वन एंड इज मच देन फर्स्ट वन। मतलब कहीं पे भी अगर आपका सेम एलिमेंट का ऑर्डर है, अगर आपने सेम एटम में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, अगर आपने सेम एटम में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, देयर ऑर्डर विल बी दिस वन। ठीक है, थर्ड विल बी ग्रेटर देन द सेकेंड, सेकेंड विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट। हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि थर्ड की सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है सेकेंड से, सेकेंड की फर्स्ट से। कैसे? सपोज हमारे पास स्टूडेंट्स कोई मेटल है, कोई भी एलिमेंट है आपके पास, आप उसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो, सपोज आपकी कॉन्फ़िगरेशन है 281, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 इज योर कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर। अब ये जो 3s1 है, जो ये s है, s आपका न्यूक्लियस से डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो जब डिस्टेंस पर है, न्यूक्लियस के साथ ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है। तो जब इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या लगेगी स्टूडेंट्स, हमारी कम की जरूरत पड़ेगी फर्स्ट के केस में। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया उसके बाद आपको पता है अब कौन आ गया, p ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास हो गया सेकेंड, थर्ड से p वाला सेकेंड वाला ज्यादा पास है, तो उसके केस में आयोनाइजेशन एनर्जी इसके कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा लगेगी। जब ये सेकंड भी निकल जाएगा फिर वो और न्यूक्लियस के पास आ जाएगा तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी और भी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर। तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सेम एलिमेंट के लिए ज्यादा होगी सेकंड से, सेकंड की ज्यादा होगी फर्स्ट से, क्योंकि थर्ड के केस में वो न्यूक्लियस के क्या हो गया, बिल्कुल पास हो गया। अब उसके बाद हमने देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे अफेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। Factors affecting the ionization energy. Factors affecting ionization energy. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले है हमारा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज। क्लियर। अब एटॉमिक साइज में आप सबको पता है, एटॉमिक साइज के केस में, एटॉमिक साइज में मैंने कहा कि अफेक्ट करती है किसको, आयोनाइजेशन एनर्जी को। जैसे अभी आपको बताया था कि एक का एटॉमिक नंबर 13 है, एक का एटॉमिक नंबर है 12। ठीक है, 13 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 6 8 10, 3s2, 3p1। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। क्लियर। अब दोनों के केस में 3 है। ठीक है, थर्ड ऑर्बिट है तो थर्ड ऑर्बिटल में से हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब देखिए जो 12 है और जो 13 है, ठीक है, 12 और 13 के केस में मैसेज आ रहे हैं अलोंग द पीरियड। जब अलोंग द पीरियड जाएंगे मीन्स लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स विल बी सेम। नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, इसमें भी कितनी है 283, इसमें भी कितनी है 282, 3 शेल्स इसमें है, 3 शेल्स इसमें है। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसमें ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो अट्रैक्शन किसकी, न्यूक्लियस की लास्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज्यादा है। जब अट्रैक्शन ज्यादा है, साइज छोटा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीजेस। ठीक है, तो एटॉमिक साइज आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर एटॉमिक साइज छोटा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए। इसका मतलब आपकी जो एटॉमिक साइज है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर। कैसे कि हमारे पास दोनों हमने एग्जांपल लिया, 12 का लिया, 13 का लिया एटॉमिक नंबर। 12 और 13 अगर हम कन्फिगरेशन लिखते हैं 283 एंड 282, नंबर ऑफ शेल्स आर सेम but the number of protons are increasing. When the number of protons are increasing, nuclear charge is increasing. Nuclear charge is increasing, atomic size will decrease. We have discussed this yesterday. Atomic size will decrease, then the ionization energy will increase. Clear. Now we will take the next one, that is the nuclear charge. Same reason कि जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज कब बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी
बढ़ जाएगी। इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आयनाइजेशन एनर्जी के। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन जितना बड़ा साइज उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज के। क्लियर। नाउ द थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट सबको पता है। मेनली हम कौन सा लेते हैं, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड। हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल। एक्स्ट्रा स्टेबल है तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वो हाफ फील्ड है, फुली फील्ड है और ज़्यादा स्टेबल है। ज़्यादा स्टेबल के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है। फोर्थ वन इज योर पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट एस का सबसे ज़्यादा, देन पी, देन डी, देन एफ। ठीक है। क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है। बिल्कुल पास है तो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। मुश्किल है तो आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीजेज। पी के केस में थोड़ा सा दूर हो गया एस के कंपैरेटिवली, तो थोड़ी सी एनर्जी कम लगेगी। डी के कंपैरिजन में थोड़ी और कम लगेगी और एफ के कंपैरिजन में और कम हो जाएगी। ठीक है। अब हम देखते हैं दीज वर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट वाज एटॉमिक साइज, then nuclear charge, after that electronic configuration, and the last one is penetration effect. क्लियर। और सबको पता है स्टूडेंट्स कि पेनिट्रेशन इफेक्ट में आप साइज भी देख सकते हो। जो आपका एस होता है, एस की जो शेप होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। तो न्यूक्लियस के पास हो गया, ऐसी होती है ना एस की शेप, स्फेरिकल। ठीक है। और पी की शेप कैसे होती है, डम्बेल शेप, इट विल। और आपका डी कैसा होता है, ऐसा होता है। तो इनकी शेप्स का भी इफेक्ट पड़ता है पेनिट्रेशन इफेक्ट पे। एस की न्यूक्लियस का जो साइज न्यूक्लियस के स्फेरिकल पास हो जाएगा, ये डम्बेल थोड़ी दूर हो जाएगा और ये और ज़्यादा फैल जाएगा, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नाउ विल टेक द वेरिएशन अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। अलोंग द पीरियड ले लेते हैं पहले। Period means from where to where we are going, left to right we are going. Clear? Left to right, which we have discussed yesterday, like lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. Clear? When we are moving from left to right, atomic number is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. क्लियर। तो जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीज बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इंक्रीजिंग एंड एटॉमिक साइज विल डिक्रीज। व्हेन द एटॉमिक साइज विल डिक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज। बट व्हेन वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप, when we are moving down the group, we will take the example like lithium, sodium, potassium, radium and cesium. 3, 11, 19. So number of shells are increasing. Number of shells are increasing. It means the distance of the nucleus to the last shell will increase and it is easy to remove the electron. इसके केस में कितनी shells हैं? सिर्फ 2 shells हैं। इसके केस में आपकी कितनी shells हैं? 3 shells हैं। यहाँ पे आपकी कितनी shells हैं? You have 4 shells. तो डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का इंक्रीज हो रहा है। जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा न्यूक्लियस से, उसकी उतनी अट्रैक्शन नहीं रहेगी न्यूक्लियस की तरफ। यू विल गिव द सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड इट विल कम आउट। तो आप थोड़ी सी एनर्जी दोगे, वो बाहर आ जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप विल डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप साइज विल इंक्रीज and the ionization energy will decreases. But in the case along the period from left to right, nuclear charge increases, atomic size decreases, so ionization energy will increase. Clear? Now we'll take फर्स्ट पीरियड 1। पीरियड 1 में जब हम स्टूडेंट्स जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 ही होंगे। एक तो आपके पास होगा
हाइड्रोजन और ये आपके पास होगा हीलियम। जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मैंने अभी क्या कहा, आयोनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नाउ वी आर डिस्कसिंग अकॉर्डिंग टू पीरियड, सो इट्स पीरियड 1, हाइड्रोजन टू हीलियम, its atomic number is 1, its atomic number is 2, so configuration is 1s1 and 1s2. this is half filled, this is fully filled, ठीक है। एक तो ये fully filled हो गया, दूसरा s है, तो s न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, बिल्कुल पास है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें अगर आपको क्वेश्चन आता है विच वन हैज द हाईएस्ट, which one has the highest ionization energy in the periodic table, the element is helium. What's the reason? It is fully filled and its s orbital में आ रहे हैं electrons and it will be near to the nucleus, attraction is more towards the nucleus of the electron, clear? So it is difficult to remove the electron, highest energy ionization energies of helium. Now we will take the next one, सेकेंड पीरियड ले लेते हैं। सेकेंड पीरियड में हमारा यही था ऑर्डर, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। नाउ वी विल डिस्कस दिस वन। इसके केस में हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, बट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 1s2 I will not write, it's understood, 2s2 2p3 2s2 2p4 2s2 2p5 2s2 2p6। now हमारी जो एक्सपेक्टेड है, हम क्या कह रहे थे कि अलोंग द पीरियड जब हम जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज। हमारे अकॉर्डिंग हमारा ऑर्डर ये होना चाहिए, ठीक है। वी आर एक्सपेक्टिंग दिस वन ऑर्डर, बट इट्स नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज इन द केस ऑफ नाइट्रोजन दिस इज हाफ फिल्ड, क्लियर, एंड इन द केस ऑफ बेरिलियम इट इज फुली फिल्ड। सो दिस इज द एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शन विल अराइज हियर in the case of beryllium and in the case of nitrogen. So what will we do? It will come here, boron will go to this position and beryllium will come into the position of boron. Similar in the case of oxygen and nitrogen, they will exchange their position, and this will be the order of ionization energy. Clear? Expected order ये था, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से हमारा साइज छोटा हो रहा था, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि बेरिलियम के केस में ये फुली फिल्ड है और नाइट्रोजन के केस में ये हाफ फिल्ड है, तो फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड आपको पता है एक्स्ट्रा स्टेबल है। एक्स्ट्रा स्टेबल के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सो बस थोड़ा सा चेंज क्या आएगा, ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन, बोरोन की जगह बेरिलियम, एंड बेरिलियम विल कम इन पोजिशन ऑफ बोरोन, ठीक है। सिमिलरली यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड पीरियड, लाइक सोडियम, magnesium, aluminium, silicon, after that phosphorus, then sulfur, chlorine, and at the last is argon. What will be the configuration? 1s2 2s2 2p6 3s1, 6 8 10 11, it will be 3s2, ठीक है। और इसके केस में आपका क्या हो जाएगा, 3s2 3p1, then 3p2 3p3 3p4 3p5 and 3p6. This one is half filled and this one is fully filled, so they will exchange their position with their neighborhood. The order will be Na. Expected order is this one, but there is exceptional case, this one is expected, but due to exception, and exception is due to the half filled and fully filled configuration, they will change their position. Aluminium will come here and magnesium will here, silicon, sulfur, phosphorus, chlorine and argon. Clear students? Now we will take the next one down the group. This was along the period, now we will take down the group. Very important topic, ionization energy. One question will always come in +2 class and in +1 class. Along the period, now down the group, sorry, along the period we have done, now down the group.
डाउन द ग्रुप देखते हैं सोडियम, सबसे पहले लिथियम, सोडियम, देन लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रेडियम एंड सीजियम। ठीक है, 3, 11। अब इसके केस में आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए था? इसके केस में देखिए डाउन द ग्रुप क्या कहा था आपको? साइज विल इंक्रीज, सो आयनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज, बट दिस इज, तो ऑर्डर तो ये होना चाहिए था लिथियम की सबसे ज्यादा, फिर सोडियम, फिर उसके बाद पोटाशियम, देन रेडियम, देन सीजियम। लेकिन स्टूडेंट्स इसके केस में ये ऑर्डर ना होके आपका ऑर्डर क्या होता है? ये ऑर्डर विल चेंज एंड इट विल चेंज। ठीक है, और सबसे कम जैसे हमने कहा था जैसे हमने कहा था पीरियोडिक अलोंग द पीरियड, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है पीरियड में? हीलियम की है। और सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? सीजियम। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है पीरियोडिक टेबल में और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमने लेना है इसमें अब हम ले लेते हैं थोड़ा सा कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस ले लेते हैं हम। डाउन द ग्रुप में हमारे पास, जैसे हमारे पास है हम ले लेते हैं बेरिलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। इसका ऑर्डर क्या था याद करने वाला? आलू, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, कैसे याद करेंगे आप इसको? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो अब इसके केस में ऑर्डर तो क्या होना चाहिए था? ऑर्डर होना चाहिए था दिस वन, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस वन, बट दिस इज नॉट द ओरिजिनल ऑर्डर। द ऑर्डर इज, what will we do? We will exchange these two, boron, then aluminium, then gallium, after that thallium, and this is the order. क्यों आया ये ऑर्डर? अब ये ऑर्डर इसलिए आया स्टूडेंट्स, इसके केस में आपका ये ऑर्डर ना होके आपने क्या करना है? देखिए पहला है 3, 4, 5, आपने इसमें नंबर याद रखना है 1, 5, 3, 2, 4, 1, 5, 3, 2, 4। कैसे? सबसे पहले बोरोन की, देन आपकी 5 थेलियम, देन यू गैलियम, आफ्टर दैट एल्यूमिनियम एंड इंडियम। ठीक है, तो आपने इसके लिए ये वाला ऑर्डर याद रखना है 1, 5, 3, 2, 4। इसके केस में क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे ना हमारा आ जाता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का केस, तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये ऑर्डर जो होता है वो चेंज हो जाता है। क्लियर? नाउ विल टेक द कंपैरिजन ऑफ सम आयोनाइजेशन एनर्जीज। कंपैरिजन ले लेते हैं कुछ एटम्स की आयोनाइजेशन एनर्जी का। जैसे हमारे पास फर्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों की कन्फिग्रेशन लिखते हैं 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, एटॉमिक नंबर इज 7, एटॉमिक नंबर इज 8, 2p4 and this one is 2p3। now tell me फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी स्टूडेंट्स? फर्स्ट की ज्यादा होगी। किसकी? नाइट्रोजन की। क्यों नाइट्रोजन की ज्यादा होगी? बिकॉज इट इज हाफ फिल्ड। बट इन द केस ऑफ सेकेंड, जब हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इट विल बी n पॉजिटिव एंड इट विल बी O पॉजिटिव। जब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, वी विल गेट द कन्फिगरेशन 2p3 एंड इन दिस केस 2p2। now this one is half filled, so it is extra stable, so it will take the extra energy to remove the electron, so energy of this one is higher. In the case of second ionization energy, oxygen has higher ionization energy than nitrogen. फर्स्ट अगर हम देखेंगे तो नाइट्रोजन का हाफ फील्ड है, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। लेकिन जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये हाफ फील्ड हो गया, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड ज्यादा होगी और इसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर? उसके बाद हम जैसे देखते हैं क्रोमियम एंड मैग्नीज। क्रोमियम एंड मैग्नीज का एग्जांपल ले लेते हैं। क्रोमियम एटॉमिक नंबर ऑल यू नो दैट इज 24 और मैग्नीज इज दैट इज 25। ठीक है, अगर हम कन्फिग्रेशन लिखते हैं इनकी, तो इनकी कन्फिग्रेशन क्या बनती है? एक की बनेगी, इसकी तो बनती है 4s2,
3d5, ठीक है, 4s2 3d4, ठीक है, और इसकी बनती है 4s2 3d5। अब देखिए इसके केस में हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते क्या है, लिखते हम ये हैं, क्यों, क्योंकि हम इसको क्या बना देते हैं, हाफ फील्ड बना देते हैं, और ये तो है ही फुली फील्ड, तो ये फुली फील्ड है और ये हाफ फील्ड है, तो किसकी ज़्यादा होगी, मैग्नीज के केस में जो हमारा होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दैट विल बी मोर देन ब्रोमीन। तो इसकी तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा दैट विल बी 3d4, इट विल आल्सो 3d4। सेकेंड के केस में आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, क्रोमीन की ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इनके केस में अगर हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करनी है तो किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स, क्या कन्फिग्रेशन थी, 4s1 3d5 और उसके केस में थी 4s2 3d5। हैं तो दोनों 3d हैं दोनों 4s, लेकिन ये फुली फील्ड है और ये हाफ फील्ड आ गया एक, तो फुली फील्ड वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू क्रोमीन। क्लियर, सो दैट वाज द टॉपिक ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। एक और स्टूडेंट्स कि जो मैंने अभी आपको बताया ना, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, उसके मैंने आपको एक्सेप्शनल केस बताया है कि इसमें आपने ये ऑर्डर याद करना है 1 2 3 4 5, यू हैव टू लर्न दिस ऑर्डर। लेकिन ये ऑर्डर लर्न क्यों करना है, क्योंकि इसके केस में जब हमने एक ग्राफ आया था आयनाइजेशन एनर्जी का इसके साथ एटॉमिक नंबर के साथ, तो इनका ग्राफ जो आया था स्टूडेंट्स वो कुछ ऐसे था, ठीक है, और उसके केस में यहाँ पर आपका बोरोन था, यहाँ पे एल्यूमिनियम, यहाँ पे गैलियम, यहाँ पे इंडियम और यहाँ पे थैलियम। तो जो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी थी, इसकी, उसके बाद आपका था फिफ्थ वाला, फिर आपका था थर्ड वाला, देन सेकंड एंड फोर्थ। सो दिस वाज द रीजन ऑफ द योर आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनल इन द केस ऑफ बोरोन फैमिली। नाउ दिस टॉपिक इज clear. Now we have to in this topic now we have to discuss about the metallic and non-metallic character. ठीक है, अब मेटेलिक कैरेक्टर सबको पता है कि मेटल्स कब बनते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, तो लूज करेंगे कब, जब आयनाइजेशन एनर्जी की आउटपुट की कम होगी, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी, मेटेलिक कैरेक्टर हमें पता है कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन इजीली लूज होंगे, तो इजीली लूज होंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मेटेलिक कैरेक्टर विल इंक्रीजेस, ठीक है। और ये कौन से ऑक्साइड्स बनाते हैं स्टूडेंट्स, ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉन मेटेलिक होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, उनके केस में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो, मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और दे विल फॉर्म द एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। जैसे आपका जब वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, साइज छोटा हो रहा था और आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही थी, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना साइज छोटे की वजह से मुश्किल था, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन डिक्रीज हो रहा है। जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, ठीक है, तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। Clear? I think it's clear to you. Subscribe the channel, share with others. Thank you.